हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए विश्व इतिहास के कुछ विषय जो कि कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर फर्स्ट को लेकर के आई हूँ। अध्याय 1 प्रारंभिक समाज। आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। समय के शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक समाज। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में पहियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक में है, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रमों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 साल पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे के विषय में एक में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकाइयों एक ही द्वारा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई और पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद आज से लगभग 5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई गई फसल पक न जाए। इसीलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों की अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा।
अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज साफ करने के लिए ओखली व मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन मतलब कि रांगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा। कुछ लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशु चारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभव में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो ये ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रकार के आरंभ या उनकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालानुक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आगे वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ पर आप एक देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली स्थानों का मतलब ये नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें यह बताता है कि हमें अब तक नहीं पता कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती हैं। कालक्रम 1 जो कि 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक घटित हुआ था। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पक्षियों के बसने की प्रक्रिया मतलब कि डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती और पहिए तथा चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिसकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी। तो 6 लाख वर्ष पूर्व से जो है 5 लाख वर्ष पूर्व जो ईसा पूर्व जो कि वर्तमान से अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। और 5 लाख वर्ष पूर्व से 1,50,000 वर्ष के मध्य में जो है प्रज्ञ मानव जो कि होमो सैपियंस है उसके जीवाश्म मिले हैं 1,95,000 वर्तमान से पूर्व।
यूरोप में उस समय जो है अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 4 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। और 30,000 से 10,000 साल पहले जो है गुफाओं या गुफा आवासों में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं अफ्रीका में। गुफा आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में भी मिले हैं। 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व अभी कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाया है। 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया था अफ्रीका में, और गेहूं और जौ की खेती की गई थी यूरोप में, यूनान में। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व गधे को पालतू बनाया गया था। ज्वार बाजरा आदि की खेती के साक्ष्य मिले अफ्रीका से, और तांबे के बर्तनों क्रीट का प्रयोग मिला है यूरोप से। 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व जो है खेती और तांबे का प्रयोग, हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडरों का साक्ष्य मिला अफ्रीका से, और घोड़े को पालतू बनाया गया था पूर्वी यूरोप में 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। 2000 से 1900 ईसा पूर्व में चित्रात्मक लिपि पैपाइरस पर लेखन मिस्र में मिला है अफ्रीका में। और यूरोप में जो है नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास जो कि क्रीट पे किया गया था वो मिला है। और 1700 से 1600 ईसा पूर्व जो है लिपि का विकास क्रीट पे यूरोप में मिला है। कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में जो है 1400 से 1300 ईसा पूर्व उसके साक्ष्य मिले हैं। और लोहे का प्रयोग जो है 1100 से 1000 ईसा पूर्व यूरोप में मिला है। 900 से 800 ईसा पूर्व पश्चिम एशिया के फोनीसियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार हुआ। और 800 से 700 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल जो है यूनान में 776 ईसा पूर्व में हुआ यूरोप में। लोहे का प्रयोग 700 से 600 ईसा पूर्व सूडान में हुआ था। और 600 से 500 ईसा पूर्व मिस्र में हुआ, उसका साक्ष्य मिलता है। सिक्कों का प्रयोग यूनान में 600 से 500 ईसा पूर्व में उसके साक्ष्य मिले हैं। रोम गणराज्य की स्थापना भी 510 ईसा पूर्व में हुई थी। 500 से 400 ईसा पूर्व फ्रांसियों का मिस्र पर आक्रमण हुआ है। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में हुई है 500 से 400 ईसा पूर्व। 400 से 300 ईसा पूर्व मिस्र में सिकंदरिया के साक्ष्य मिले हैं। और मकदूनिया में सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता है 336 से 323 ईसा पूर्व। 6 लाख से जो है 5 लाख ईसा पूर्व जो है एशिया में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो कि वर्तमान में पूर्वी चीन में आता है। और दक्षिण एशिया में जो है रिवात में पाषाण कालीन स्थल जो कि पूर्वी पाकिस्तान में है, वहाँ से मिला है। 5 लाख से 1,50,000 साल पहले जो है एशिया और दक्षिण एशिया में कुछ खास नहीं मिला है। एक 1,50,000 से 50,000 ईसा पूर्व जो है होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं, जो कि पश्चिमी एशिया में है। और 30,000 से 10,000 साल पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, उसके साक्ष्य एशिया से मिले हैं। ये लगभग 14,000 पश्चिमी एशिया में मिला है। भीमबेटका के गुफा में चित्र मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में। होमो सैपियंस के जीवाश्म जो है 25,500 ईसा पूर्व में मिले हैं, जो कि श्रीलंका में मिले हैं। 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया था। और गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं एशिया से। और 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले। सूअर और पशुओं को पालती बनाने का भी साक्ष्य एशिया से मिलता है। और प्रारंभिक कृषि बस्तियां जो है बलूचिस्तान में दक्षिण एशिया में मिली हैं 7 से 6,000 साल पहले। 5 से 4,000 साल पहले खेती के साक्ष्य मिले पूर्वी एशिया में। कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तांबे का प्रयोग होता था एशिया में, ये भी मिला है।
4000 से 3000 साल पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिए का प्रयोग जो कि 3600 ईसा पूर्व, लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिला है और कांसे का प्रयोग मिला है। तांबे का प्रयोग दक्षिण एशिया में मिला है 4000 से 3000 साल पहले। 3000 से 2000 साल ईसा पूर्व जो है मेसोपोटामिया में कांसे का प्रयोग हल, कृषिनगर मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग चीन में मिलता है। घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया में। ये सब 3000 से 2000 ईसा पूर्व मिला है। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व में मिला है। खास पानी में रहने वाली भैंसों को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया में। ये 1900 से 1800 ईसा पूर्व की बात है। नगरों, लेखन, राज्यों मतलब कि सांग राजवंश, कांसे का प्रयोग जो है 1600 से 1500 ईसा पूर्व में मिला है। लोहे के प्रयोग पश्चिम एशिया में 1400 से 1300 ईसा पूर्व में मिला है। ऋग्वेद की रचना 1400 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य में हुई है। 1200 से 1100 ईसा पूर्व लोहे के प्रयोग महापाषाण, दक्कन और दक्षिण भारत में मिला है। एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया अरब में 1000 से 900 ईसा पूर्व में। 600 से 500 ईसा पूर्व सिक्कों का प्रयोग तुर्कियों द्वारा। फारसी साम्राज्य 546 से ईसा पूर्व जिसकी की राजधानी पर्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईसा पूर्व उनके साक्ष्य मिले हैं एशिया में। अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना। पहली बार सिक्कों का प्रयोग, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण एशिया में मिला है। ये भी जो है 600 से 500 साल पहले ही मिले हैं। 400 से 300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई लगभग 321 ईसा पूर्व में। 300 से 200 ईसा पूर्व चीन में एक साम्राज्य की स्थापना की गई 221 ईसा पूर्व में। अमेरिका में जो है 6 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व जो है मिर्च की खेती के साक्ष्य मिले थे और 5 लाख से 30,000 ईसा पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जो कि प्रशांत महासागरीय द्वीप है होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। समुद्री यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 ईसा पूर्व में मिले हैं। होमो सैपियंस के जीवाश्म 12,000 वर्ष पूर्व मिले हैं। कुम्हड़ा की खेती जो है 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व अमेरिका में देखने को मिली। 5,000 से 4,000 साल पहले सेम की खेती और 4,000 से 3,000 साल पहले कपास और लौकी की खेती अमेरिका में देखने को मिली है। गिनी पिग, टर्की को पालतू बनाया गया। मक्के की खेती के साथ 3,000 से 2,000 साल पहले अमेरिका में देखने को मिले हैं। आलू, मिर्च, कैसवा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेका को पालतू बनाया गया। ये भी 2000 से 1900 ईसा पूर्व अमेरिका में ही। मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां और प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प के साक्ष्य जो है अमेरिका में 1200 से 1100 ईसा पूर्व मिले हैं। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां मिली हैं ऑस्ट्रेलिया में 1200 से 1100 ईसा पूर्व। 1000 से 900 ईसा पूर्व चित्रात्मक लिपि का विकास अमेरिका में हुआ है। तो चलिए अब समय की शुरुआत से देखते हैं। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में है। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कहते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले हुए। आधुनिक मानव कब आया? 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ है। ठीक है। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकाल कर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा।
आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। जीवाश्म मतलब कि फॉसिल शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चीज में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक है। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें से वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेलडोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हर्मन शॉफहॉसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्हें मिलकर यह शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूपी की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना उसके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऊपर चित्र में इन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्व के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली या ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर त्रिभुजाकार उपकरण है, वह वस्तु के ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर जो कि चूना पत्थर है से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने उस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। यह है निएंडरथल की मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी को पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी आधुनिक मानव के पूर्वज। इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क एक वानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है। खोपड़ी ग होमो इरेक्टस जो कि सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी थे उनकी है। खोपड़ी घ होमो सैपियंस मतलब कि चिंतनशील या प्रज्ञ मानव नामक प्रजाति की है। आज के मानव जो है इसी प्रजाति के। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनानी है और इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क, खोलों, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखना है। क, ख, ग और घ। खोपड़ी क जो है बानर की है। ख ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है। ग जो है होमो इरेक्टस की है और घ जो है होमो सैपियंस की है। ठीक है। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारियों में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करते हैं। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। इसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे यानी 4 पैरों के बल पे चलते थे लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। अब पहला तो यह कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष पुराने नहीं हैं। चलिए, प्राइमेट क्या है? प्राइमेट जो है स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर, मानव शामिल हैं। उसके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। ठीक है। अब इनमें अगर हाथ का क्रमिक विकास देखें तो यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी गई हैं। क आकृति में चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाया गया है। ख आकृति में होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाया गया है और ग आकृति है वो मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ को दर्शाता है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा।
चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना में मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व सूक्ष्म पकड़ का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं? क, ख और ग, ये तीनों चित्र आप देख सकते हैं। होमिनिड जो है ह्यूमनॉइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो के अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी जो है ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी जो है लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्द से ही बने हैं। चलिए अब जान लेते हैं जीनस और क्या है। जीनस जो है, जीनस के लिए हिंदी शब्द वंश का प्रयोग किया जाता है। होमिनॉइड जो है बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती है। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। अब चलिए उनके नाम जो थे वो देख लेते हैं। जो प्रजातियां थी वैज्ञानिकों द्वारा लैटिन भाषा से दिया गया था, ये आपको पहले ही बता दिया। उदाहरण के लिए अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है का नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप मतलब कि बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसीलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवई गोज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखिए। इनमें से हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है। चलिए देख लीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवई गोज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुवई गोज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ही ओल्डुवई और लेतोली में पुरातात्विक खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उनका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसीलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसीलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़ रहा था।
मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई हो। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, 2 पैरों पर खड़े होकर उठने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली, तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों और हादार, इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। उनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लैटिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस, जो कि औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सैपियंस, प्रज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया के ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए, यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोडजोकर्तो और संगीरन। जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। इसीलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहीं। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले कुछ सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते थे और दांत छोटे होते थे। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता था। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था।
विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। जबड़ों तथा दांतों में हुए परिवर्तन कब और कैसे हुए, उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। कब हुआ? 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40 लाख हजार वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सैपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सैपियंस और आधुनिक मानव। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव मिला है और 40,000 वर्ष पूर्व में जो है उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह पर बाद वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव। यदि आप इस तालिका पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से एक मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल मतलब कि कॉन्टिन्यूटी मॉडल को मानता है। इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में देखने वाले लक्षणों को क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण हैं। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्तिक मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो भी प्रतिस्थापन मॉडल के समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। आदिकालीन मानव या भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें उनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों के प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब अधिकाधिक रूप में यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे।
यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छछूंदर जैसे रोडेंट्स, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़ी स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है, और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से 5 लाख साल पहले का और जर्मनी में सोनिंजन से 4 लाख साल पहले का। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों के मिलने से पता चलता है, लगभग 35,000 वर्ष पहले पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्ता नाइस, चेक गणराज्य के मानचित्र में है ये, शिकार के लिए चुना। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार चले जाते थे और तब उनका शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक था कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे कि खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जहां जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप, केन्या में किलोम्बे और ओलोरजेसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है और अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई हैं। जहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित लेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता है। यहाँ पे है, एक साइड से प्रवेश दिखलाया जा रहा है, दूसरी साइड से निकास दिख रहा है ना। मांस भक्षी लाते हुए, पेड़ों पर होमिनिड, पेड़ों पर भरण पोषण करते हुए तेंदुआ, उल्लू सभी जो है आसपास दिखाई दे जाएंगे। बाएं साइड जो है ओलोरजेसाइली का उत्खनित स्थल खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर तक इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजार की एक नजदीकी तस्वीर। शिल्प कृतियाँ जो मिली हैं मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं जिनमें कि अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्णित चित्र आदि। पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं
यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ अछूत रही होंगी? चार लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साथ ही यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवारों को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों जैसे कि ट्राउट, पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। ये जो है एक टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों के द्योतक है जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टक्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। कुछ आरंभिक औजार। ये औजार ओल्डुवई में मिले थे। बगल में दिखाया गया औजार एक गणासा है जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बनाया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्त कुठार है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते होंगे? हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं थी जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। एक भाला प्रक्षेपक यंत्र है ये। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्ति करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले औजारों जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे।
मांस को साफ किया जाने लगा और उनमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है और उसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। ठीक है। घ में फिर इस पर ही एक सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। यहाँ पे है। घ में इससे धारदार भी बन जाती है जो चाकू की तरह इस्तेमाल होता है। उससे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं। इनमें सींग, हाथी दांत, लकड़ी को उकेरा जा सकता है। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से ही सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कोरेदना अब संभव हो गया। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप मतलब कि हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलाओं की प्रक्रिया से हुआ था, जैसा कि नरवानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। अल्टामिरा के गुफा के चित्र। अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामिरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलिनो सैंज द सउतुओला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी और शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसका पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई थी। उनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई मतलब कि पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। फिर तो उनका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों का यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। ये उत्तरी स्पेन में अल्टामिरा की गुफा में चित्रित एक गौर यानी कि जंगली बैल का चित्र। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40 से 35 हजार साल पहले विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। फ्रांस में स्थित लैस काक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरनों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उनसे अधिक प्रश्न उठाए गए। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों है जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों का ही चित्र क्यों दिया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों?
केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं। क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भाग में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती है? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है, चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसीलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसीलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों, और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए भी उकेरी गई हों। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना या सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका के शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 ईस्वी में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हादजा जंग समूह। हादजा शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी, एक खारे पानी का विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चीनी है। यहाँ घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ, एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंस, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, हिरण, चिंकारा, खाकदार, जंगली सूअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही, मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य का कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जाता है सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। जिन तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों की शहद और सुंडियों के चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसीलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत के 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों और
चानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादजा लोग ज़मीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हादजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हादजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। मानव विज्ञानी जेम्स वुडवर्ड द्वारा 1960 ईस्वी में दिया गया विवरण है। मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक ओर विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी पद्धति वर्तमान हादजा और कुंगसैन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजातीय वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंतर कुछ अंतर हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना कठिन है। संजाति वर्ग इथनोग्राफी में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है।